रिसेंट रिसर्च हमें ये बताता है कि हमारे ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं और वो काफी हद तक हमारे मूड्स, मेंटल हेल्थ और हमारे सेंस ऑफ वेलबींग को अफेक्ट करता है। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरदास चौधरी। डॉक्टर गौरदास चौधरी इज चेयरमैन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुड़गांव। वो ना केवल एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है, वो एजुकेटर है, सोशल वर्कर है, रिसर्चर है एंड कॉलमनिस्ट भी हैं। डॉक्टर गौरदास चौधरी एक लीडिंग रिसर्चर हैं और उन्होंने काफी सेशंस कंडक्ट किए हैं टू मैनेज स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस एंड माइंड बॉडी हीलिंग फॉर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स एंड सीनियर कॉर्पोरेट्स। थ्रू होप इनिशिएटिव उन्होंने काम किया है स्टूडेंट्स में, टीचर्स में एंड पब्लिक में इन इंडिया एंड ओवरसीज। डॉक्टर चौधरी ने 600 से ज्यादा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिखे हैं और बहुत ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है अपने राइटिंग स्किल्स से। और हम उनको वेलकम करते हैं आज हमारे इस डिस्कशन में। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच नीतिका, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर, हम जानते हैं कि हमारा गट और हमारा माइंड काफी हद तक रिलेटेड है और रिसर्च बताता है कि 95% ऑफ सेरोटोनिन जो हमारी बॉडीज में होता है वो हमारे मूड को जो इफेक्ट करता है वो सारा हमारे गट में ही स्टोर होता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन आवर ब्रेन एंड गट्स आर नॉट इन सिंक? क्या होता है जब हमारा ब्रेन और गट सिंक में नहीं होता? बहुत मुश्किल सवाल है, बट आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे दूं। एक जमाना था कि जब देयर वाज अ वेरी फेमस फिलोसोफर whose name was René Descartes. Descartes, but it's pronounced as Descartes. उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कि माइंड और बॉडी दो अलग चीजें हैं। तो माइंड के साथ बॉडी का कुछ लेना देना नहीं है और बॉडी की समस्याओं के लिए माइंड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये हुआ था कई सेंचुरीज पहले, 3 सेंचुरी पहले। उसके बाद से ना ये जो हमारी मेडिकल साइंस है वो इतनी एनग्रॉस्ड हो गया कि भाई बॉडी का इलाज कर रहे हो तो बॉडी का ही कर रहे हो, पेशेंट की भावनाओं का ख्याल मत करो। तो उसमें ना एक्चुअली बहुत बड़ी गलती समझ लो कि वो हो गई। इट टुक मेनी मेनी इयर्स कि अभी पिछले 20 साल से ही केवल ये पता चला कि हमारी माइंड और बॉडी की कनेक्शंस इतनी क्लोज है कि आप एक को इलाज करो और दूसरे पे ध्यान न दो तो वो हो ही नहीं सकता। इट इज ऑलमोस्ट लाइक ड्राइविंग अ 2 व्हीलर। तो उसके 2 चक्के होते हैं, तो आपने केवल बोला कि एक चक्का ठीक कर दो, दूसरा फ्लैट है तो हम तब भी चला लेंगे, तो वो नहीं चलेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है जिसको रोम फाउंडेशन बोलते हैं, उन्होंने करीब 8 साल पहले एक पूरा कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसको वो बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरैक्शन। उसकी पुरानी टर्म थी साइकोसोमैटिक। अब वो कई लोगों को ये नाम नहीं पसंद था, पर फैक्ट तो ये है कि भाई हमारा मूड और सोचने के तरीके से बॉडी फंक्शंस अफेक्ट होते हैं एंड वाइस वर्सा। और आपने जो उदाहरण दी बिल्कुल सही कहा कि कई चीजें हैं जो हमारे मूड पे असर करता है। जैसे सीरोटोनिन एक न्यूरोकेमिकल है, आपने अभी जिक्र की, वो कम हो जाए तो डिप्रेशन होता है। वो मूड सही करने के लिए सीरोटोनिन की लेवल बढ़ाई जाती है। आश्चर्य की बात है कि लोग ना ब्रेन में सीरोटोनिन ढूंढ रहे थे, अभी भी ढूंढ रहे हैं, और वहां पर वो असर भी करती है। पर सबसे आश्चर्य की बात है कि उन्होंने डिस्कवर किया कि सीरोटोनिन की अधिक मात्रा जो है वो गट में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टिन। तो तब सवाल ये उठता है कि भाई अगर उसकी असर ब्रेन में होना है तो गट में क्यों है? तो ये अभी भी बड़ा इवॉल्विंग एरिया ऑफ साइंस है, बट इसमें निश्चित रूप से लोगों का ये मानना है कि ये दोनों बहुत ही इंटरलिंक्ड। ओके, सो डॉक्टर, जब इंटरकनेक्टेड है वो, और जब हमारा गट कैसे बिहेव करता है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं विज़ावी जब हम रिलैक्स्ड होते हैं? क्या डिफरेंस होता है हमारे गट के फंक्शनिंग में? पहली चीज ना, मैं सब लोगों को, जो श्रोता लोग हैं हमारी सुन रहे हैं, उनको मैं याद दिला दूं। आपने
अगर सोचो कि जब आप स्कूल जाते थे या तो कभी स्ट्रेस में थे, एग्जाम का टाइम था और एग्जाम की घंटी बजती थी, तो देखो बहुत टाइम ये था कि तब लगता था कि एक बार टॉयलेट हुआ है, या तो यूरिन के लिए, या कभी कभी ये था कि वो सुबह उठ के बार बार मोशंस के लिए जाना पड़ता कई लोगों को। बाकी समय जब हॉलीडे कर रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, घर में लेटे हैं, तो तब उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है कि हमारी स्ट्रेस या चिंतन या एंजाइटी से गट फंक्शन हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब बाद में जब एक बीमारी का वो हो जाता है, नेचर हो जाता है, जिसको हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। कई बार लगता है कि उठ के हमें ऑफिस जाने के पहले 2-3 बार मोशंस जाना चाहिए। तो तब ना लोग कभी कभी वो मानने के लिए एग्री नहीं करते हैं कि इट कुड बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, से फॉर एग्जांपल गोइंग टू स्कूल, कॉलेज और ऑफिस और व्हाटएवर। बट उसकी शुरुआत कभी कभी ऐसी होती है, एंड यू हैव टू हैव दैट ऑब्जर्वेशन पावर। तो हमारे कई पेशेंट्स होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई जब आप छुट्टी में गांव जाते हो तो तब ये प्रॉब्लम होती है? अच्छा, वो बोलते हैं कि नहीं, वहां नहीं होती है। मैं जब दिल्ली गुड़गांव में लौट आता हूँ और ऑफिस जाना पड़ता है, तब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप सिचुएशन को पूरी ओर से देखें तो कुछ तो रोल है कि हमारी जो एंजाइटी फीलिंग्स है वो गट फंक्शंस कैसे अफेक्ट करते हैं। ब्लैडर को अफेक्ट कर सकता है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को अफेक्ट कर सकता है, गैस ब्लोटिंग उसको अफेक्ट कर सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं। इसको आजकल हम लोग साइकोसोमैटिक का दर्जा, बट नाम बदल के इसको कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरैक्शन। ओके प्रोफेसर, आप कुछ इस पे बात करना चाहेंगे? डॉक्टर जरूर जरूर नितिका, थैंक यू। मैं तो कहूंगा कि एक्चुअली ये जो रोम फाउंडेशन जो 4th वाली है, उसकी ये रिकग्निशन इतनी इम्पोर्टेंट रही है और इतनी इम्पोर्टेंट भूमिका रही है कि इसमें हमारी पूरी बीमारी का इलाज का अंदाज बदल गया। पहले भी हम लोग सोचते थे, बट जब हम लोग, वो डॉक्टर्स की भी थोड़ी कसूर है कि अगर आप किसी पेशेंट से डायरेक्टली कहो, वो आया पेट का दर्द लेके, आप उससे पूछो कि आप स्ट्रेस तो नहीं हो, तो वो यूजुअली बुरा मान जाता है। वो सोचता है कि भाई हम तो आए पेट की प्रॉब्लम लेके, ये मेरे को स्ट्रेस के बारे क्यों पूछ रहा। बट उसको ना पूछने का भी एक तरीका होता है, उसकी सिचुएशन एनालिसिस जो है वो अलग से करना पड़ता है, और बड़ा जेंटली प्रोब करके देखना पड़ता है कि क्या फंक्शनल एब्नॉर्मेलिटी किस सिचुएशन में बढ़ जाती है। ये ना केवल ऑब्जर्वेशनल नहीं है, ये अब रिसर्च की एरिया में चला गया है। एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसको फंक्शनल ब्रेन एमआरआई बोलते हैं। फंक्शनल ब्रेन एमआरआई, नॉर्मल एमआरआई जो होता है वो स्ट्रक्चर का होता है, वो बताता है कि कहीं पर कोई ट्यूमर है कि नहीं, स्वेलिंग है कि नहीं। फंक्शनल ब्रेन एमआरआई, उसमें क्या होता है, वो बताता है कि जब इंसान सोच रहा या टेंस हो रहा या गुस्सा हो रहा, तो उसकी ब्रेन की कौन सी एरिया में फंक्शनैलिटी, ब्लड वेसल सप्लाई, हाइपर एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ बढ़ जाती है। वो डिफरेंट साइट्स होते हैं। तो ये देखा गया कि जब भी कोई पेशेंट को ना फंक्शनल एमआरआई करके देखा जाए और उसकी मूड और उसकी जो रेस्पॉन्स है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, उसके साथ गट फंक्शन की कोरिलेट किया जाए, तो वो दिखाता है कि कहाँ पर लाइट अप हो रहा। और फिर अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हो तो वो फिर सेटल हो जाता है। तो इस टाइप के प्रमाण जो है, अब वो रिसर्च से इकट्ठा हो रहा, जिसकी वजह से हमारी साइंस आगे बढ़ रही। आपने मेरे से पूछा रिगार्डिंग हमारी प्रैक्टिस में क्या होता है। देखो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रैक्टिस, कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस, काफी हद तक हम कहेंगे कि यूरोलॉजी प्रैक्टिस, ठीक है, साइकेट्री तो अपनी जगह है ही। इन 3 एरियाज में ना कई हाई परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में तो 1-2 कंडीशंस हैं कि उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स, उनमें प्राइमरीली स्ट्रेस अगर न भी हो, स्ट्रेस की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मान लो कि आपने केवल ऑर्गेनिक बेसिस पे इलाज की, एसिड रोकने की दवाई दी या आंतों को स्लो करने की दवाई दी, तो वो सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट नहीं होता है जब तक कि आपने उसको दोनों को
मैंने हम लोग मेडिसिन में उसको होलिस्टिक मेडिसिन बोलते हैं, कि वो दोनों चीज को पकड़ के बैलेंस करके अगर आपने इलाज की तो तब उसके रिजल्ट्स यूजुअली बेटर होते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और आजकल उसकी अवेयरनेस पेशेंट्स में भी बहुत आने लगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे एक आम आदमी समझ सकता है कि उसकी जो बीमारियां हैं, जो शारीरिक बीमारियां हैं, उनके मानसिक कारण भी हैं। और ये प्लेटफॉर्म हमने शुरू भी इसीलिए किया था कि हम क्या होता है कि जैसे जब मैं गांव में काम कर रही थी तो मुझे पता लगा कि लेडीज कह रही हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले आते हैं, दवाई खत्म हो जाती है, हमारे इश्यूज एज इट इज यूं के यूं रहते हैं। तो आपने सबसे पहले तो इतने मुश्किल टाइम से, मुझे पता है आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, और आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, साइकोलॉजी में तो आप जानते ही हैं कि साइकोसोमेटिक, सोमेटो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की काफ़ी बात होती रही है। उधर से अगर हम अपना योग और आयुर्वेद की बात करें तो वहाँ पर भी वो लोग कभी अलग अलग ढंग से उसको समझते ही नहीं बीमारी को। और आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया कि कैसे अब मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है। और आप जैसे अगर डॉक्टर्स आके ये बोलते हैं कि शारीरिक बीमारियों के लिए भी मानसिक कारण हैं, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये बात एक तरह से और ज़्यादा वैध या वैलिड लगती है। और अब बहुत सारे, जैसे मैं देखती हूँ, एक डॉक्टर लीजा रैनकिन है, उन्होंने भी काफ़ी बोला है कि अकेली मेडिसिन काफ़ी नहीं है, अगर आपकी लाइफ में कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है आपकी शारीरिक बीमारी की, तो वो कारण भी जरूर से काउंट होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम जैसे आम आदमी के लिए ये बात करें कि साइकोसोमेटिक, या जो आपने दूसरा इसके लिए टर्म यूज करी, तो इस शारीरिक बीमारी के स्ट्रेस आपने बताया, इसके साथ साथ जैसे चिंता, डिप्रेशन, ये कारण भी क्या इसके लिए रहते हैं, या आउटराइटली सिर्फ स्ट्रेस ही, या कोई भी मनोवैज्ञानिक कारण? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, यूजुअली क्या होता है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम्स में ना यूजुअली एक फैक्टर नहीं होता, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। और क्योंकि आपने ये सवाल पूछा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे श्रोताओं के लिए मैं बता दूं। आज आप देख रहे हैं कि मैं एक व्हाइट कोट पहना हूं, है ना, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पहनते हैं। तो एक टर्म है जिसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये देखा गया कि पेशेंट्स ना घर में मान लो अपना बीपी नापते हैं और 120/80 आता है, ठीक है, और वो अगर हॉस्पिटल आते हैं और कोई नर्स अगर उसकी बीपी नापे तो वो थोड़ा सा 5-6 पॉइंट्स बढ़ा हुआ आता है। और अगर वो डॉक्टर से मिलता है, खासकर अगर वो व्हाइट कोट पहना हुआ है, बड़ा सीरियस टाइप का लगता है, तो यूजुअली करीब 10-12 पॉइंट बढ़ जाता है। तो उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। यानी कि अब डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि ये वाली सिचुएशनल है। कोई आया है पेशेंट, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे घर में बीपी नॉर्मल रहता है, और अभी जब हम ले रहे हैं तो वो 10-12 पॉइंट बढ़ा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली वो हॉस्पिटल आके डॉक्टर से मिलने का जो स्ट्रेस है उसी से बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। बट आपका जो सवाल है कि क्या है, देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन ना दोनों बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, दे आर पोलर डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स तो आजकल बहुत सारे हैं, बट एंजाइटी यूजुअली यंग लोगों में बहुत कॉमन होता है, जहां पर भी थोड़ी अनसर्टनिटी होती है, जहां लगता है कि क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ये स्टूडेंट्स में, हम लोग सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं, एग्जाम के पहले जो फीलिंग होती है उसी को एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। और डिप्रेशन जो है वो एक टर्म है हिंदी में जिसको उदासी बोलते हैं, बट उदासी बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। उसके पहले एक फीलिंग आता है कि थोड़ा हताश हो जाना, कि भाई लगता है कि अब नहीं होगा, नहीं हो रहा, पहले हम कर पाते थे अब नहीं हो पा रहा। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बहुत ही कॉमन है हमारी समाज में और पेशेंट्स में। और कभी कभी ना एक के बाद दूसरा आता है, ये नहीं कि एक को एंजाइटी हुआ तो एंजाइटी रहेगा। कभी कभी हमने काफी लेडीज को देखे हैं कि वो सारी अपनी एक्टिव लाइफ एंजाइटी में रहे कि
बच्चों को पढ़ाना है, कैसे एग्जाम में उनको नंबर लाना है, क्लास पास करवाना है, कॉलेज। उसके बाद फिर जब वो बच्चे बड़े होके चले जाते हैं तो फिर ना एक वो एग्जॉशन हो जाता है जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है लाइफ की सिचुएशंस और एटीट्यूड्स देके, और इसके साथ जो शारीरिक सिम्टम्स और बीमारियां होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। तो ये हमारी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है। और डॉक्टर साहब, आप ये आपको ऐसे लगता है कि जैसे उम्र के साथ एज वाइज या जेंडर वाइज या आप कहें कि लोकेलिटी वाइज जो या जो उनका ऑक्यूपेशन है उसके वाइज अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के शारीरिक और मानसिक सिम्टम्स भी रहते हैं क्या? बिल्कुल, देखो उसमें ना जनरलाइज करना मुश्किल है, बट इन जनरल मैं आपको बताऊं, यंग लोगों में जो अभी तक लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाए हैं, एक इंस्टेबिलिटी फेज जाता है ना कि भाई स्कूल कॉलेज, फिर उसके बाद नौकरी ढूंढना, फिर नौकरी में ट्राइंग टू सेटल डाउन, फिर शादी की बात, फिर शादी के बाद क्या होगा, तो नए रिलेशनशिप। तो यूजुअली इस फेज में एंजाइटी इज द प्रीडोमिनेंट फीचर यूजुअली, अनलेस दैट पर्सन इज आल्सो ना हाइपर, क्या बोले, मैंने बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस है कि वो इतनी एंग्शियस रहा कि अल्टीमेटली उसकी न्यूरो हार्मोन्स एग्जॉस्ट हो गए और वो डिप्रेशन हो गया, वो भी होता है। बट यूजुअली एंजाइटी इज द प्रीडोमिनेंट फीचर जो यंग एज में ज्यादा होता है। बाय द टाइम वन समटाइम्स अ पर्सन अचीव्स अ पर्टिकुलर एज ना, 20 साल से एंग्शियस रहा, काफी कुछ अचीव किया, लड़ाई तो रही लाइफ में, और उसके बाद ना फिर लगता है कि अब तो सारी चीजें सेटल होने लगे, बच्चों की शादी हो गई, अपने अपने घर चले गए, घर सुना हो गया, तब यूजुअली एक फीलिंग होने लगता है जिसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें एक डिप्रेशन की भावना आना स्वाभाविक है। अच्छा, वो खासकर इंडिया में बहुत ही कॉमन है, स्पेशली लेडीज में। कारण क्या है कि जब तक वो अपनी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं ना, दे आर सो मच इनटू द डे टू डे स्ट्रगल, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए, घर के लिए इतना कुछ करते हैं कि उनको अपना कोई हॉबी डेवलप करने की कोई मौका नहीं मिलता। अब डॉक्टर साहब, हाँ, इन सब ग्रुप्स के साथ काफी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आपने सुना होगा, खैर आपके तो खुद के प्रोग्राम्स हैं हेल्थ हाइजीन पे, बट हैप्पीनेस करिकुलम इन दिल्ली स्कूल्स, और इस तरह से काफी, मतलब एक तरह से कहिए कि मनोवैज्ञानिक जो हैं वो भी काफी आगे आगे आए हैं कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स रहे, उनमें कुछ अवेयरनेस आए। तो जैसे अगर आपको जब पता लगता है, जब आपके पास पेशेंट आया कि इसको फिजियोलॉजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा, मनोवैज्ञानिक ज्यादा कारण है इनकी इस बीमारी के, तो क्या आपका उनको देखने का नजरिया या उनका ट्रीटमेंट स्टाइल दोनों के लिए अलग रहता है? ये मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जानना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट आपको मैं बता दूं, पेशेंट जब आता है ना, यूजुअली देखो बहुत सारे टेस्ट अगर करा के आ गया और हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि इसमें कोई मेजर शारीरिक प्रॉब्लम है नहीं, कहीं कोई कैंसर स्टोन नहीं निकला, बट वो मल्टीपल कंसल्ट्स ले चुका है, आया है मेरे सामने बैठा है, और जब मैं अगर शुरू में ही ना उससे पूछने लग जाऊं कि क्या आप स्ट्रेस्ड हो, वो पेशेंट की भी ना भावना थोड़ा हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी ये फीलिंग होती है हम आए हैं पेट की प्रॉब्लम लेके, ये मेरे माइंड के बारे क्या पूछ रहा। कारण क्या है कि उसकी ना एक्सेप्टेंस अभी पुअर है, वो तब भी चाहता है कि भाई आई शुड बी टेकन ऑन फेस वैल्यू, कि मेरे जो सिम्टम्स हैं पहले डॉक्टर उसी पे अटेंशन दे। और डॉक्टर का भी रोल ये होता है कि भाई जो प्रॉब्लम लेके पेशेंट आया है पहले आप उसी पे अटेंशन दें, सो दैट द पेशेंट इज सेटिस्फाइड। अदरवाइज उनको लगेगा कि भाई हम गए वहां पर माइग्रेन हेडेक लेके, पर वो पूछने लगे कि मेरी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना, तो वो कभी कभी पीपल मिस इंटरप्रेट इट, तो इसीलिए वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। बट यूजुअली एक टर्म होता है हम लोग की कंसल्टेशन में, उसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग, रैपोर्ट बिल्डिंग। तो अगर ट्रस्ट डेवलप हो जाए, एक रैपोर्ट हो जाए,
और पहली कंसल्टेशन ठीक हो जाए और आप जेंटली बता पाए उनको कि चलो ये हल्की फुल्की दवाई है जो भी है, और टेस्ट भी आप हमने रिव्यू कर लिया, एक आध और हो जाए और अगले बार देखते हैं हाउ डू यू गो। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन द पेशेंट कम्स ना, तब तक उसमें ना कभी कभी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। भले ही वो आके कहे कि आपकी दवाइयों से कोई लाभ नहीं हुआ, बट क्योंकि इट इज अ सेकेंड मीटिंग, तो ही और शी इज अ लिटिल मोर ओपन टू एक्सप्लोरिंग एनी अदर एरिया। पहली बार ना वो बड़ा इनर्ट रहता है, इट डजंट अलाउ यू टू पेनिट्रेट इनटू योर माइंड एंड हार्ट। कभी कभी आफ्टर सम टाइम ही अलाउज यू। तब आप अगर मान लो पूछते हो, और ये कभी कभी बहुत टिपिकल है, पहली बार ना nobody wants to admit it, but second time जब बात हो रही है कि ये आपको अचानक 4 साल पहले क्यों शुरू हुई, and तब वो बोलते हैं कभी कभी कि वो ना उस टाइम मेरे लड़के जो कॉलेज में पढ़ रहा था उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई और तब से ये शुरू हुआ। अब वो पहला विजिट में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि वो बायस कर दें कि ये साइकोसोमैटिक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ग्रेजुअली एक्सप्लोर करना पड़ता है कि कैसे शुरू हुआ और कौन सी चीज है भावना जिसमें हम लोग थोड़ी डेप्थ पे जाएं, जिससे ये बीमारी को पूरी तरह इनके सिम्टम्स को पहचान पाए। तो दिस इज अ वेरी कॉमन गेम, और ये क्लिनिकल एक्सपर्टीज जितना डेवलप होता है, जितना अनुभव होता है, उतना समझ में आ जाती है कि भाई किनसे किस टाइप की डीलिंग किया जाए। बट एवरीथिंग इज नॉट मैथमेटिकल, उसमें एक आर्ट का हिस्सा ज्यादा है, साइंस का हिस्सा कम है। नितिका प्लीज गो हेड, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो। डॉक्टर, आज मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि यंग जो पीढ़ी है उसमें काफी ज्यादा ये देखने को मिलता है एंजाइटी और कंपटीशन, स्पेशली मतलब आई आल्सो फील कि जो यंगर किड्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो स्पेशली जो 9th से 12th के बच्चे हैं, उनमें काफी हद तक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उनको किस तरीके से ईज डाउन करना चाहिए अपने आप को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोअर्स को, स्पेशली पेंडेमिक में जो इतना 12th क्लास के स्टूडेंट्स आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं कि डेट शीट कब आएगी, और डेट शीट आई है तो बहुत डिलेड है, तो वो लोग काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली ना पेरेंट्स को एडवाइस देना बहुत खतरनाक है। I'll tell you the problem. हर पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई वी आर द बेस्ट पेरेंट्स, ठीक है, and it requires a lot of delicate handling. The fact of the matter is कि देखो कुछ लोगों की इवन बचपन में एंड स्कूल एज में भी बच्चों की एंजाइटी और डिप्रेशन होता है फॉर मेनी रीजंस इंक्लूडिंग जेनेटिक। कभी कभी होता है कि फैमिली में होता है, अच्छा कुछ सिचुएशंस में डेवलप हुआ, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑन द पेरेंट्स एंड द स्कूल, because these are the two places they spend most of the time and most interactions occur. हमारी इंडिया में स्कूल एज में एंजाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि पेरेंटल और पीयर प्रेशर टू परफॉर्म। तो बचपन से ही ना वो पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई इनको नंबर अच्छा होना है, रैंक्स अच्छे आने हैं, और जो चीज मैं कहता हूँ वो हर पेरेंट को सुन के बुरा लगता है, but it actually stems from a sense of insecurity, क्योंकि पेरेंट्स वांट गुड फॉर द चाइल्ड, दे वांट कि भाई नंबर्स अच्छे आ जाए, क्लास में अच्छा करे, स्कूल में अच्छा करे तो अच्छे कॉलेज में जाए, प्रोफेशनल कोर्स हो तो फिर ना उसकी नौकरी अच्छी लगेगी, कमाएगा अच्छा तो सिक्योरिटी होगी। अब ये जो इनसिक्योरिटी के फीलिंग है ना, ये बच्चे के अंदर आता है not by words but by non-verbal communication from actually the parents. Okay. And to a large extent, the parents often try to achieve in their children what they sometimes feel that they did not achieve. But they want the children to do better than them, whichever way. और इसको ना एक टर्म है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिसनर टू अंडरस्टैंड, इसको ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपने शब्द यूज करके बताया कि नहीं बताया इज इमेटीरियल, वो ना समझ जाते हैं फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज एंड कि डैडी मम्मी की एटीट्यूड क्या है,
तो कि भाई उनकी एक्सपेक्टेशन दिया है, हम उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन दे ट्राई टू प्लीज, कभी कभी नहीं हो पाता है. सो दैट इज हाउ द होल थिंग स्टार्ट्स. अच्छा, एक बार वो ट्रेड स्कूल से शुरू हो जाए, देन यू नो इट रन्स थ्रू, और एक वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो जाता है. इस पे बहुत चर्चा हुई है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी चीज है कि बुरी चीज है. बहुत लोग कहेंगे कि भाई विदाउट अ सेंस ऑफ कंपटीशन वो पर्सन तो अपने आप को पुश करके अचीव नहीं करेगा, मान लिया. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड हेल्दी स्ट्रेस. भाई स्ट्रेस भी, पॉजिटिव स्ट्रेस हो तो अच्छी बात है. जैसे मान लो अगर आप कोई रेस कर रहे हो, 100 मीटर्स रेस, तो अगर आप स्ट्रेस्ड ना हो तो हाउ विल यू परफॉर्म, यानी यू हैव टू डू इट क्विकली. राइट. बट पॉजिटिव स्ट्रेस ना एक पीक के बाद नेगेटिव होने लगता है. एंड आई थिंक बोथ स्कूल टीचर्स, काउंसलर्स एंड पेरेंट्स शुड नो कि कब ये स्ट्रेस ना पॉजिटिव ना होके अब वो नेगेटिव टर्न ले लिया, और तब ना बच्चे को प्रेशर देने से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होता है, बट एक्चुअली उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस में डिटीरियोरेशन होता है. ही टर्न्स टू bad companies. Sometimes peer pressure say he starts picking up bad habits like smoking and so on and so forth. Sometimes na they turn into bullies. So agar school mein, agar if you look at ragging and bullying na, most of the hard bullies are actually people who often suffer from a little bit of a complex, or they seek fulfillment in trying to hurt or pressurize or dominate helpless smaller people, so that it gives you a sense of ki bhai main great hu. So these developments occur over a period of time, and I think it's only now that people are becoming aware that these are the kind of psychological issues that occur in school children and then in college children and so on. हमने research ये किया कि जो happiest countries in the world है, there are 146 countries which are ranked in what is called as a World Happiness Index. उसमें ना जो top 5 countries हैं, basically Finland, Norway, Sweden, Denmark, those countries, उनमें ना actually sense of competitiveness in schools virtually zero है. They all go to government schools. It's a socialist environment. भाई जिसको जो पढ़ाई किया, जिसने नहीं पढ़ाई किया, तो उसमें ना gap in earnings are not much, so there is no insecurity. भाई सबको पैसे मिलेंगे, they will be able to live comfortably. ये जो extreme form of competition है, वो जो हमारे देश में खासकर है, जापान में बहुत ज्यादा है, अमेरिका में भी है, because it's a capitalist society, whatever. तो इससे ना actually बहुत ज्यादा वो pressure develop होता है, जो बाद में it's very difficult for people to switch off. So then they get into that mode कि हमें compete करके दूसरों को पीछे छोड़ के हमें आगे जाना. डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई सिंपल टिप्स हमें बताइए. एक्चुअली ना गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गट के लिए खाना ठीक होना चाहिए. तो यू मस्ट ईट हेल्दी फूड, लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अवॉइड पंजेंट थिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जनरली एक टर्म मैं यूज करता हूँ, उसको आई कॉल इट गट फीलिंग. तो आपका गट ही बता देगा कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ठीक है, और यू हैव टू जस्ट बी सेंसिटिव टू इट. But most important is कि gut health के लिए ना the mind health is also very important. So being able to eat your dinner early, to be able to go to bed on time, to be able to have an adequate sleep of good quality, and to be able to have a resource की जिसमें ना you know how to switch on and switch off your mental activity, how to be able to relax your mind, and there are so many techniques. हम लोग के जमाने में it was basically meditation, but आजकल modern generation doesn't like the word meditation in conventional sense, but I would say that some form of discipline, that is yoga, pranayam, may be coupled with, आजकल वो 2-3 apps चले हुए हैं, they are called guided meditation. Basically you have to control your breathing and learn how to train your mind and focus it on one thing.
These can be extremely helpful as you go through life, because if you develop the right habits, then you go much further in life. थैंक यू डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए बात करने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।